Yesterday, we were talked about general characteristics of bryophytes, and where we found that they are having rhizoids in place of true roots. It means they are more developed than our thallophytic plant. And in bryophyte, we need to learn about two category of plant. First is liverworts, and second one is mosses. Starting with the liverworts, they are generally grow in the moist एंड स्टेडी प्लेसेस. देखिए जो भी अब आपको प्लांट मिलेंगे जनरली वो आपको कहाँ मिलेंगे, इस ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स के मॉइस्ट और स्टेडी प्लेसेस में. और ये सारे प्लांट्स के सब्जेक्ट में अगर हम देखना चाहें तो दे आर जनरली फाउंड इन हिली एरिया, यानी हिल स्टेशन पे आपको इजिली अवेलेबल मिल जाएंगे. जिसमें इनके हैबिटेट की बात की जाती है, दे आर प्रेजेंट इन द मार्शी ग्राउंड, डैम, डम्प सॉइल, बार्क ऑफ द ट्री, डीप इन द वुड, यानी पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जहां पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर होती है, यानी मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी के कारण इनकी अक्रेंस आपको इजीली देखी जा सकती है. इसके साथ साथ देखा गया कि इनका जो मेन प्लांट होता है, यानी मेन प्लांट बॉडी, वो थायलस होता है. थायलस आप जानते हैं, इट मींस द मेन प्लांट विच कैन नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, लीफ एंड स्टेम, यानी इनका जो मेन प्लांट है वो थायलस कैटेगरी होता है. लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है जो कि होता है राइजोइड, जो इनको क्या करता है, थाइलोफाइटा में रख के ब्रायोफाइटा में रखता है. अब इसके आगे देखिएगा, बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है. इनका जो पर्टिकुलर प्लांट होता है उसमें लीफ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी दे आर हैविंग अ लीफी मेंबर, और वो जो लीव्स होती है वो काफी ज्यादा टाइनी और स्मॉल स्ट्रक्चर में होती है. गुड मॉर्निंग बेटा. देखिए उसके साथ साथ देखा जाए तो इनके पूरे पर्टिकुलर प्लांट में थाइलस स्ट्रक्चर होने के साथ साथ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल है. स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ साथ स्मॉल स्टेम्स की भी अवेलेबिलिटी देखी जाती है. यानी अगर एक मेन प्लांट को देखा जाए तो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इनके अपेंडेजेस में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में होते हैं, और यहाँ तो इनके सबस्ट्रेट पे स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं राइजोइड्स, इनकी अवेलेबिलिटी देखती है. उसके साथ साथ इनका जो मेन प्लांट होगा उसमें स्टेम जो होगा काफी ज्यादा स्मॉल इन स्ट्रक्चर होंगे. अब आप कह रहे हो कि सर आपने तो इतना बढ़ा दिया, इसलिए बना दिया कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाए तो आपको दिखेगा ही नहीं. उसके साथ साथ अगर इनमें देखें तो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं टू रोज में, डिफरेंट डिफरेंट रोजेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, यानी ये काफी ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब इनमें ये तो हो गया इनके हैबिटेट की. अब न्यूट्रिशन के फॉर्म में अगर देखें, यानी इनका न्यूट्रिशन देखें तो दे आर जनरली ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस पे रहने के बाद भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के साथ साथ ये क्या करते, दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर ओन फूड. अब इनमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये दो मोड से होता है. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली टेक प्लेस होता है किसके हेल्प से, फ्रेगमेंटेशन से. फ्रेगमेंटेशन आपने कई बार पढ़ा, जिसको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी. तो यानी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को ब्रेक कर लेता है, जिसके बाद वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं. या तो एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है गैमी. गैमी जो होता है एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा, जिनके अंदर स्पोर्स की अवेलेबिलिटी देखी जाती है. ये स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन है, यानी प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा, तो ये गैमी अपने स्पोर्स को क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा और नए गैमेटोफाइट प्लांट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा. अब गैमेटोफिटिक प्लांट, यानी अगर हम गैमी की बात करें तो गैमी होता है ग्रीन इन कलर, जस्ट लाइक कोन शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि हम देख सकते हैं इजिली. और ये गैमी ग्रीन, उसके साथ साथ मल्टी सेलुलर इन स्ट्रक्चर होता है, यानी यूनिसेलुलर ना होकर मल्टी सेलुलर होता है. अब जब ये पर्टिकुलर डेवलप होगा तो एक स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन करता है जिसे कहा जाता है गैमा कप. गैमा कप यही आगे चल के डेवलप होके कप शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है. आपने देखा होगा कॉफी वगैरह का कप, सेम उसी तरह ये जो पर्टिकुलर गैमी है आगे चल के अपने आप को गैमा कप में डेवलप कर लेता है, जो आगे चल के जर्मिनेट करके, यानी इसके जो स्पोर्स होंगे जर्मिनेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, इजिली फॉर्मेशन करते हैं. यानी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली होता है किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. लेकिन कुछ इंडिविजुअल लीवरवर्ट्स कैसे आते हैं जहां पे गैमी का फॉर्मेशन, और गैमी कैसा है, एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं. गैमी के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो गैमी आर ग्रीन इन कलर, मल्टीसेलुलर इन स्ट्रक्चर. आफ्टर द डेवलपमेंट दे मेक द न्यू ऑर्गेनिज्म,
और अगर यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इसी के साथ साथ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया जाता है कि फीमेल एंड मेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट आइदर इन द सेम प्लांट और आइदर प्रेजेंट इन द अदर प्लांट। यानी जैसे आपने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर का नाम सुना होगा, यानी द प्लांट विच हैविंग male as well as female reproductive organ, they are unisexual plant, and the plant which having male and female both reproductive organ it, that is called uh, bisexual plant। और इसमें यहाँ पे जो पर्टिकुलर लीवर बर्ड्स होते हैं ये बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल दोनों होते हैं, जिसमें जो स्पोरोफाइट कंडीशन होती है, कल हमने स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट कंडीशन की बात की थी, अगर याद हो किसी को। अगर हम गैमेटोफाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर n होगा, और स्पोरोफिटिक की बात करेंगे तो क्रोमोसोम का नंबर 2 होगा। जहां पे जो गैमेटोफिटिक प्लांट होता है वो हमारा पर्टिकुलर 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, जिसको कहते हैं फूट, चीटा, कैप्सूल। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। फूड का जो पार्ट होगा ब्रांच पार्ट होगा, जहां पे राइजोइड्स की अवेलेबिलिटी देखी जाएगी, यानी यहाँ पे इनके पाए जाएंगे राइजोइड। सीटा के पार्ट में नियर अबाउट लीफी स्ट्रक्चर पाया जाएगा, लेकिन कैप्सूल के पार्ट जो लीफी स्ट्रक्चर के साथ साथ स्पोर्स को भी क्या करता है, कैरी करता है। यानी इनका जो मेन प्लांट होगा गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फेजेस को क्या करता है, कैरी करता है। इसके साथ साथ देखिए ये जो पर्टिकुलर हमारे कैप्सूल में स्पोर्स पाए जाते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी ये आगे चल के फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। जब ये स्पोर्स डेवलप करेंगे मॉइस्चर कंटेन करने के बाद, तो अपने नए ऑर्गेनिज्म का क्या कर सकते हैं, इजिली फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर से सारी चीज समझिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, लीवर वर्ड्स के बारे में, जहां पे इनके देखा गया कि लीवर वर्ड्स आर जनरली प्रेजेंट इन द मॉइस्ट प्लेसेस, बार्क ऑफ द ट्री, डैम्प सॉइल, मार्सी ग्राउंड। जहां पे इनका मेन प्लांट कैसा होता है, थैलाइड स्ट्रक्चर्स होता है, यानी थैलस होता है, यानी मेन प्लांट रूट लीव स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट देखे गए जो इनके लीफी मेंबर्स होते हैं, जिसमें लीफ 2 पर्टिकुलर रो में डिवाइड रहती है। फिर स्मॉल स्टेम की अवेलेबिलिटी देखी गई। उसके साथ साथ देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो कि स्पेशल काइंड के सेल में परफॉर्म होती है, जिसको कहा जाता है गैमी। लेकिन जनरली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन, जहाँ पे गैमी एक कप शेप स्ट्रक्चर है। कप शेप स्ट्रक्चर के साथ साथ ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, मल्टीसेलुलर होता है, जो आगे चल के गैमा कप का फॉर्मेशन करता है। ये गैमा कप स्पोर्स को कैरी करते हैं, जो मेन प्लांट से डिटैच होके एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि पर्टिकुलर हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों डिफरेंट ऑर्गन प्लांट पे भी हो सकते हैं और सेम प्लांट भी, जिसके कारण से मेल एंड फीमेल प्लांट की अवेलेबिलिटी को बताया गया। अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा तो उसमें मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ में से केवल एक इंडिविजुअली अवेलेबल होंगे। और अगर वो पर्टिकुलर हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अवेलेबिलिटी होगी। यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्चिगोनिया और पर्टिकुलर एंथ्रीडिया, ये 2 पर्टिकुलर टर्म दिए जाते हैं, जो कि आपने ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे थे। फिर इसके साथ साथ देखा गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज होते हैं, जहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज में और गैमेटोफिटिक फेज में 3 स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट इनका बॉटम सरफेस है जो कि राइजोइड्स कैरी करता है, सीटा जो इनके स्टेम और लीफी पार्ट को कंसिस्ट करता है, और कैप्सूल जो कि स्पोर्स कैरी करता है, जो आगे चल के जर्मिनेट होकर एक नए गैमेटोफाइट प्लांट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखें, अगर हम लोग ये बात करें कि इनका जो पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट कैसे होता होगा, यानी कोई एक स्पेशल काइंड की सेल्स है जिसको गैमी कहा जाता है, गैमा कब कहा गया, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के लिए आपने ये ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। इनकी पर्टिकुलर जो फेजेस होती हैं वो 2 पर्टिकुलर प्लेसेस पे कवर होती हैं, एक पर्टिकुलर सॉइल पे, दूसरा होता है इनका एक्वेटिक नेचर में। जब ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे जिसके लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी को ट्रेवल कराएंगे वाटर के थ्रू। लेकिन क्या ये ऐसा भी होता होगा कि वाटर से बहुत ज्यादा फार अवे होते हैं, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रेवल करते होंगे? ऐसा नहीं। इनकी जो अवेलेबिलिटी देखी जाएगी हमेशा सेडी प्लेसेस और वाटर के सराउंडिंग में देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी फेज में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, यानी किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में इनको वाटर की रिक्वायरमेंट आ सकती है। इसलिए इनकी अवेलेबिलिटी देखी जाएगी हमेशा कहाँ पर, वाटर के सराउंडिंग में, या वाटर से फॉर अवे बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे।
जैसे आपने इससे पहले देखा था कि हमारे जो एल्गी होते हैं वो पर्टिकुलर रॉक्स पे पाए जाते हैं, सॉइल इरोड करते हैं, लेकिन इनका काम होता है उस पर्टिकुलर सराउंडिंग की सॉइल को प्रोटेक्ट करना। क्यों? क्योंकि अगर उस जगह पे जहां पे ये रहेंगे राइजॉइड्स सॉइल को बाइंड किए रहती, लेकिन बहुत ही ज्यादा हाईली नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो सॉइल डिनेचर्ड होने लगी या इरोड होने लगा तो वहां का सॉइल पूरी तरीके से क्या हो जाता है, हट जाता है। अब इस ब्रायोफाइट का नेक्स्ट प्लांट की बात करें जिसे कहा जाता है मॉसिस। मॉसिस की बात करें तो मॉसिस इस पर्टिकुलर ब्रायोफाइट का एक स्पेशल काइंड का प्लांट है, जहां पे देखा जाता है कि इसकी जो लाइफ साइकिल है, जहां पे प्रोमिनेंट फेज में यानी वेल डेवलप फॉर्म में दो पर्टिकुलर स्टेजेस पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज का नाम है प्रोटीनिमा और सेकेंड स्टेज का नाम आता है हमारा जो पर्टिकुलर इनकी लीफी स्टेज। अब पहले प्रोटीनिमा और लीफी स्टेज के बारे में देखिएगा। देखिए सबसे पहले जो प्रोटीनिमा स्टेज है जो कि डायरेक्ट डेवलप होती है स्पोर से, यानी जब स्पोर्स हमारे गैमा कप या गैमी से डेवलप होंगे तो सबसे पहला बनाएंगे प्रोटीनिमा फेज, यानी एक नॉन डेवलपिंग फेज होगा जहां पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, राइजॉइड्स की अवेलेबिलिटी देखी जाएगी और यहाँ पे स्पोर्स डेवलप होते रहेंगे। यही स्पोर आगे चल के लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि इनकी सेकंड फेजेस में आ जाती है, यानी यही स्पोर्स आगे चल के डेवलप होके लीफी स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं जो कि आगे चल के यहीं पे लैटरल बड निकलने लगते हैं, जो आगे चल के न्यू प्लांट का क्या करने लगते हैं, फॉर्मेशन करने लगते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जनरली स्टार्ट हो जाता है जिसमें फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग का प्रोसेस है, या सेकेंडरी प्रोटीनिमा यानी प्राइमरी प्रोटीनिमा जब अपने आप को डेवलप करेगा तो सेकेंडरी प्रोटीनिमा का फॉर्मेशन करेगा जो उनकी लैटरल में या साइड बाय साइड डेवलप होकर एक नए प्लांट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। इनके साथ साथ देखा जाए कि जो पर्टिकुलर माउसेस होते हैं जनरली अटैच होते हैं सॉइल के साथ जो कि मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स होते हैं। यानी अभी तक आपने राइजोइड्स के देखा था कि सिंगल ब्रांच से नॉन मल्टी सेलुलर थे, लेकिन काफी ज्यादा अनब्रांच कंडीशन में अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पे माउसेस में देखा जाएगा काफी ज्यादा ब्रांच्ड हमारे राइजोइड्स की अवेलेबिलिटी देखी जाएगी, यानी काफी ज्यादा डेंस रूट अवेलेबल होगा। और यही एक डेवलपमेंट का फेज था, यानी थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा का जो स्टेज था जहां पे देखा गया काफी ज्यादा हाईली ब्रांच्ड राइजोइड्स यानी एक रूट का फॉर्मेशन होना दिखा। अब ये आगे चल के जब आप टेरिडोफाइट्स में देखोगे तो वहां पे पर्टिकुलर ट्रू रूट्स की अवेलेबल होगी, जहां पे उन पर्टिकुलर टेरिडोफाइट्स को सॉइल बाइंडर्स का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर फेज से हमारे पर्टिकुलर ऐसे से प्लांट आने स्टार्ट हो गए जहां पे रूट्स की अवेलेबिलिटी थी, सॉइल को बाइंड करते थे, सॉइल इरोजन को रोकते थे। उसके साथ साथ अगर हम मॉसेस की बात करें तो इनमें जो पर्टिकुलर लीव्स होती है वो स्पाइरल फॉर्म में रहती है, यानी फोल्डेड फॉर्म में रहती है कुछ इस तरह, यानी लीव्स की अवेलेबिलिटी देखी जाएगी तो फोल्डेड फॉर्म में रहेगी। इससे बेनिफिट क्या होता है, हिल स्टेशन है, बहुत ज्यादा स्पीड में विंड मूवमेंट करती है, अगर ये फोल्डेड फॉर्म में लीव्स इनकी ना हो तो ऐसे कंडीशन में इनकी लीफ एयर प्रेशर से इजिली क्या हो सकती है, ब्रोक हो सकती है। और लीफ अगर किसी प्लांट की ब्रेक हो गई तो ऐसे कंडीशन में ना वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और आपने इस पर्टिकुलर मॉसेस में देखा कि लीफ के थ्रू ये पर्टिकुलर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करे, यानी अपनी नंबर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर एक स्टेज देखा गया कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर लीफी स्टेज होती है ये सेक्स ऑर्गन भी कंसिस्ट करते हैं। सेक्स ऑर्गन कंसिस्ट करने का मतलब है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया को भी कंसिस्ट करते हैं, यानी इन्हीं की लीफ के एपेक्स में यानी एक एजेस पे इनके एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डेवलप होंगे, जो कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन किसी को आती है, कोई बताएगा? क्लास 10th में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ बताइए अंजलि। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। हाँ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वेरी गुड अंजलि एंड जानवी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जैसे आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो हम पर्टिकुलर वो जो टर्म थे यानी इंटरनल और एक्सटर्नल वो हम एनिमल के टर्म में पढ़ते थे, लेकिन अगर प्लांट के टर्म में पढ़ेंगे तो वहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ा जाता। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्लांट के फ्लावरिंग पार्ट या उनके वेजिटेटिव पार्ट में एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे परफॉर्म होता है। जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, यानी फ्यूजन ऑफ टू गैमेट टेक्स प्लेस इन द प्लांट एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। जब ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद देखो ये प्लांट हैप्लॉइड है यानी यन एंड यन, जब यन एंड यन की फ्यूजन होगा यानी जब जाइगोट बनेगा तो ये क्या होगा, 2n यानी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर प्लांट हैप्लॉइड प्लांट होते हैं जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल ही पेयर होते हैं, पेयर में नहीं अवेलेबल होते।
अब ऐसी कंडीशन में जब 2n कंडीशन है तो यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन होगा या माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, कोई बता पाएगा? What sort of cell division takes place when the cell number of chromosomes are 2n in condition, but the main plant is haploid? कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस या माइटोसिस? Meiosis. क्यों भैया, वो भी बता दीजिए। Why meiosis cell division takes place? सर क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ करने के लिए। वेरी गुड, क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करने की, यानी मियोसिस सेल डिवीजन के रिजल्टेंट जो हमारा जायगोट होगा, यानी स्पोर्स को अपने को डेवलप करेगा किसमें, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। यहाँ भी जो पर्टिकुलर मेन प्लांट बनेगा वो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों होगा। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होने के साथ साथ देखा जाएगा कि क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो हाफ होगा, और उसके साथ साथ देखा गया कि मेन प्लांट डिवाइड होगा फूड सीटा एंड कैप्सूल, जैसे हमारा प्रीवियस जो था, यानी लीवर वर्ट में जो फूड सीटा कैप्सूल डेवलप था, उसी तरह हमारे मॉसेस भी क्या होंगे, फूड सीटा कैप्सूल में डेवलप होंगे। लेकिन मियोसिस के बाद जो हमारे स्पोर्स डेवलप होते हैं वो आगे चल के डिस्पर्स होके, यानी स्प्रेड होके एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू डिस्पर्स होके फिर नए ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इन्हीं प्लेसेस पे, यानी ब्रायोफाइटा के प्लेसेस पे प्लांट में डेवलपमेंट देखा गया कि जहां पे सीड डिस्पर्सल देखा गया, फर्टिलाइजेशन की अवेलेबिलिटी देखी गई, तब ये माना जाने लगा कि प्लांट में डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूसली फॉर्म है, यानी जो पर्टिकुलर इवोल्यूशन हुआ है या मेटामॉर्फोसिस हुई, यानी चेंजेस जो आए हैं वो कॉन्टिन्यूसली है, यानी ऐसा नहीं कि सडनली कोई चेंज हुआ। हर एक स्टेज में, हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस है, और एक ऑर्गेनिज्म अपने प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से कंप्लीटली क्लोजली रिलेटेड है। जिसमें देखा गया कि ब्रायोफाइटा में तो अभी तक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई, लेकिन फ्लावर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके बाद आप जब टेरिडोफाइटा पढ़ोगे तो टेरिडोफाइटा में फ्लावर की प्रेजेंस, एक फेक फ्लावर की अवेलेबिलिटी हुई, लेकिन कंप्लीटली फ्लावर अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आए तो यहाँ पे कंप्लीटली विजिबल फ्लावर अवेलेबल थे। अब यहाँ पे देखा जाए तो वुडन स्ट्रक्चर, अभी तक हम लोग किसी भी प्लांट में वुडन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों, कोई बता पाएगा कि व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लांट कंसिस्टिंग ट्रू वुड? बताइएगा। सर क्योंकि अभी तक के प्लांट्स में रूट, लीफ और स्टेम अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं थी। वेरी गुड, और कुछ बताएगा कोई? एक आपने वैस्कुलर टिश्यू का नाम सुना? बोलिएगा, वैस्कुलर टिश्यू का नाम सुना? वैस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम एंड फ्लोएम, जहां जिस भी पर्टिकुलर प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम वेल डेवलप फॉर्म में होता है, वहां बताया जाता है कि जाइलम एंड फ्लोएम कैन मेक बिकॉज न्यू प्लांट इज नॉट फुली डिफरेंशिएटेड। वेरी गुड खुशी। एक चीज और जानेगा कि प्लांट हमारा पहले तो मेन प्लांट जो है रूट लीफ स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं, जहाँ पे सेलुलोज की सेल वॉल है, पेक्टिन है, एल्गिन है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कहीं पर भी आपने वैस्कुलर टिश्यू का नाम नहीं सुना। वैस्कुलर टिश्यू की एब्सेंस के कारण से देखा जाता है कि कभी भी ट्रू वुड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। आपने बनाना ट्री के बारे में सुना होगा, बनाना ट्री के बारे में। बनाना ट्री में जो पर्टिकुलर उनके स्टेम होते हैं उनको ट्रू स्टेम या ट्रू वुड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। उसके साथ साथ कभी भी बनाना के ट्री को बर्न नहीं किया जाता। ऐसा कभी सुना है आपने? जिसमें माइथ भी है, हमारे पर्टिकुलर रिलीजन का भी इफेक्ट आता है, उसके साथ साथ और भी कुछ इफेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। किसी को पता है बनाना के ट्री को क्यों नहीं बर्न करना चाहिए? और बताइए, खुशी के अलावा कोई बताइए। हर्ष, आयुषिका, श्रेया, श्रेया ओझा, आलिया, आप लोग बताइए अगर पता हो कुछ। अनामिका सिंह, अनन्या, आदर्श, मुस्कान, वर्षा, शफारा, कि हमें पर्टिकुलर बनाना के ट्री को क्यों बर्न नहीं करना चाहिए, कि हम क्यों नहीं करते? कोई आंसर किसी के पास?
है या नहीं आंसर आपके पास, ये बताइएगा। नो सर। चले, अच्छा एक चीज बताइएगा, एक आइडियल फ्यूल किसे कहते हैं, कि आप किस पर्टिकुलर फ्यूल को आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में मानोगे? ये तो पता होगा, सफारा बेटा बताओ, व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्यूल इज नोन एज आइडियल फ्यूल? आलिया, मानवी, खुशी ने बताया इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड चीप इन कॉस्ट। चलो वेरी गुड। देखिए आइडियल फ्यूल की बात करें तो सबसे पहले जब हमारे यहाँ एलपीजी है, एलपीजी तो आप लोग क्या होगा ही, एलपीजी के बारे में बताइए, आपके यहाँ एलपीजी सिलेंडर सब क्या होगा? इजी टू स्टोर, वेरी गुड। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है इजी टू ट्रांसपोर्ट, चीप इन कॉस्ट, फिर इजी टू कैरी, फिर उसके साथ साथ देखा जाता है गिव हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, यानी उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। अब अगर हम पर्टिकुलर बनाना के ट्री की बात करें, बनाना के स्टेम को देखा जाए तो जो पर्टिकुलर जनरली उसमें देखा जाता है कि लीफी पार्ट ज्यादा होता है, उसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर इनके स्टेम होते हैं ये ट्रू वुड की कैटेगरी में नहीं आते। उसका रीजन क्या है कि वैस्कुलर टिश्यू आर नॉट अवेलेबल, वैस्कुलर टिश्यू इम्प्रॉपर कंडीशन होता है जहां पे जाइलम में, ट्रैकिड और फ्लोएम में पर्टिकुलर कंपेनियन सेल अवेलेबल नहीं होता, जिस कारण से ये अपने ट्रू वुड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। और इस पर्टिकुलर स्टेम के प्लेस पे, यहाँ पे स्टेम में एक्सेसिव अमाउंट वाटर होल्ड की रहती। अब जब इनको ड्राई किया जाता है इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, यानी जब इनको बनाना के ट्री को कट किया जाता है, यानी आफ्टर द गिविंग द फ्रूट बनाना का पेड़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गिर जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि बनाना का जो पर्टिकुलर फ्रूट का पार्ट होता है इतना ज्यादा वेट का होता है और ट्रू वुड ना कंसिस्ट करने के कारण पूरी तरीके से प्लांट डाउन हो जाता है, एक पर्टिकुलर डिमोरलाइज हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन आती तो अगर आप उसको फेंक देते हैं तो या तो उनको कोई एनिमल यानी हर्बीवोरस एनिमल कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर इनके स्टेम का पार्ट होता है उसको कंज्यूम नहीं करते क्योंकि थिकनेस ज्यादा होती है। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर थिकनेस के पार्ट को हम बहुत ज्यादा ड्राई करें तो ड्राई करने के साथ साथ देखा जाएगा कि उसमें वाटर यानी जो मॉइस्चर उनके कंसिस्ट होते हैं वो जल्दी इवेपरेट नहीं होते। अब जब ये इवेपरेट नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको क्या करने के लिए, सबसे ज्यादा हमें इसको फ्यूल देना पड़ेगा, उसके साथ साथ इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ेगा और एक्सेसिव अमाउंट की ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें एक्सेसिव अमाउंट की एनर्जी का हरासमेंट करना है तो हम इस प्लांट को बिल्कुल भी बर्न नहीं करते। फ्यूचर में आने वाले टाइम में देखा गया कि बनाना का जो पर्टिकुलर स्टेम है इसका यूटिलाइजेशन करके पेपर का कंस्ट्रक्शन करना या किसी भी टाइप के टॉवेल का कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि इनके जो फाइबर्स होते हैं काफी ज्यादा थिक होते हैं और सॉफ्टनेस को गेन करते हैं। यानी आने वाले टाइम में आप मार्केट में बनाना के बने हुए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बहुत जल्दी देखोगे। अपने यहाँ तो वो मुश्किल है प्रतापगढ़ में, लेकिन मेट्रो सिटीज में बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है। आप अगर यूट्यूब पे ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा। अब आते हैं आपके थर्ड प्लांट किंगडम पे जिसका नाम है टेरिडोफाइट। देखिए टेरिडोफाइट्स की बात करें, अब भैया ये पी यहाँ पे साइलेंट होता है। अब पी टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स जनरली जो होते हैं जहाँ पे इसमें हॉर्स टेल और फर ये दो नेम दिए थे। और टेरिडोफाइट्स का जनरली जो यूज होता है मेडिसिनल पर्पस में होता है या एज अ सॉइल बाइंडर होता है, यानी सॉइल को बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उसके साथ साथ ये जब ग्रो करते हैं यानी जब फ्रिक्वेंटली ग्रो करते हैं, यहाँ पे लीफी पार्ट होता है, काफी ज्यादा डिजाइनर लीफ बनती है जिसका यूज ऑर्नामेंटल में भी होता है यानी सजावट के लिए भी होता है। अगर आप देखिए पहले के लोग क्या करते थे, लीफ को या पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को वियर करते थे एज देयर ऑर्नामेंट। आज के टाइम में गोल्ड प्लेटिनम या पर्टिकुलर डायमंड वगैरह का एक पर्टिकुलर ट्रेंड चल गया है कि हमको यही पहनना है। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, प्लांट पार्ट को कंसिस्ट करते थे, वियर करते थे डेकोरेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि ये ऑर्नामेंटल यूज हो रहा है, इनका यूज हो रहा है एज अ मेडिसिन पर्पस, फिर अगला हो रहा है सॉइल बाइंडर के फॉर्म में। इसमें देखा गया कि इनका जो पर्टिकुलर
प्लांट है, ये फर्स्ट ऐसे प्लांट के ग्रुप होते हैं जहां पे वैस्कुलर टिश्यू की अवेलेबिलिटी देखी जाती है। यानी ये पर्टिकुलर प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम अवेलेबल था। यानी अब यहां से प्लांट में डेवलप फेज आपको दिखनी शुरू होगी। जहां पे जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यू और फ्लोएम को फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, जो कि आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। किसी ने नहीं पढ़ा हो तो बताइए, मैं बता दे रहा हूँ। कोई ऐसा जिसको जाइलम और फ्लोएम ना आता हो? बताओ, गहनी शर्म लग रही होगी कि हम पूछ लेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा नाम ले लिया जाएगा। चलो देखिए, जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द यूनिडायरेक्शन, यानी इट होल्ड और कंज्यूम वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड इट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेट फूड विच इज फॉर्म्ड इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज लीफ। उस वहां से बने हुए फूड को ट्रांसलोकेट कर देता है प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। ठीक, अब आगे सुनिएगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि पर्टिकुलर प्लांट हमारा वैस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट कर रहा है, यानी यहाँ से आपको वेल डेवलप्ड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की अवेलेबिलिटी मिलेगी। टेडोफाइट्स की बात की जाती तो जनरली ये पाए जाते हैं कूल प्लेसेस पे, डम सिटी प्लेसेस पे। उसके साथ साथ ये सैंडी सॉइल यानी सैंडी सॉइल कंडीशन, बहुत ज्यादा सॉइल जो सॉफ्ट होती, सैंडी सॉइल जिसे कहा जाता है, वहां पे इजिली अवेलेबल मिलेंगे। अब इसके साथ साथ देखा जाता है कि इनका जो मेन प्लांट है उसमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ की अवेलेबिलिटी देखी गई, क्योंकि वेल डेवलप्ड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यू, वेल डेवलप्ड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ट्रू रूट, स्टेम और लीफ की अवेलेबिलिटी देखी गई। अब इसमें देखा गया कि इनका जो मेन प्लांट है डोमिनेंट फेज में गैमेटोफाइट प्लांट होता है, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करते हैं। जैसे आप लोग के माइंड में कभी ना कभी ऐसा आया होगा कि अगर दो फ्लावर हमारे सराउंडिंग में यानी डिफरेंट वेराइटी के प्लांट है, क्या वो आपस में फ्यूज करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं? क्या स्पीसीज वेरिएशन हो सकती है? माइंड में कभी ना कभी आया होगा कि हम दो टाइप का प्लांट लगाएं, क्योंकि आपने पॉलिनेशन पढ़ लिया है। पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी ये प्लांट से दूसरे प्लांट में या उसी के प्लांट के फ्लावर के मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी माइंड में आया कि हमारा एक वेराइटी का प्लांट दूसरे वेराइटी के प्लांट को फ्यूज कर सकता है? बताइएगा, यस और नो। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि सपोज कीजिए आपने मैंगो ट्री लगाया, उसी के साथ साथ एक नीम का प्लांट लगा दिया, क्या दोनों फ्लावर एक दूसरे को फ्यूज करके या पॉलिनेशन कर पाएंगे? या दो फ्लावरिंग प्लांट है, क्या आपस में फ्यूज करके या फ्यूजन करके एक नए प्लांट वेराइटी का फॉर्मेशन कर पाएंगे? चलो, खुशी ने बताया नो। खुशी, नो क्यों कहा, क्यों नहीं कर पाएंगे? बताइए। जो भी आता हो बेटा आप लोग बोलिए। मानवी, आयुषिका, अनन्या, कुछ भी बोलिए बेटा, जो भी आपको आता है। मानवी, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। चलिए, एक तो वेराइटी ये हो गई, लेकिन दूसरा वेरिएशन क्या मिलेगा? बताइए बेटा। पहले तो वेरिएशन मिल गया कि डिफरेंट वेराइटी के। दूसरी वेरिएशन की बात करें, आप लोग तो बोलोगे नहीं। दूसरी वेरिएशन होता है कि हर एक प्लांट का जो क्रोमोसोम होता है या उनके जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो डिफर डिफर होते हैं, यानी उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होने के कारण उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर अलग होता है। उनके स्पर्म और या पर्टिकुलर स्टेमेन और ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करें वो भी अलग होता है। जहां पे अगर हम देखें तो बिल्कुल भी फ्यूजन नहीं हो सकता, इसीलिए स्पीसीज वेरिएशन इतनी जल्दी नहीं आ पाती। लेकिन अगर एक कंडीशन देखी गई कि अगर दोनों सेम स्पीसीज की हैं, बस वैरायटी अलग है, यानी टोमेटो के एक प्लांट की बात करें, टोमेटो का एक प्लांट उसकी वैरायटी अलग अलग है, तो वहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू नए प्लांट की एक नई वैरायटी को ग्रो कराया जा सकता है। ऐसा एनिमल्स में भी अवेलेबल है, यानी एक वैरायटी के एनिमल्स को दूसरे वैरायटी के एनिमल से क्रॉस करा के एक नई प्लांट वैरायटी एक नए एनिमल की वैरायटी को ग्रो कराया जा सकता है। लेकिन
वो पर्टिकुलर वेराइटी होगी आपकी हाइब्रिड, जो कि हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन आपने किसी न किसी क्लास में पढ़ा होगा। मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट गैमेट ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी दो डिफरेंट गैमेट जो कि सेम स्पीसीज या अदर स्पीसीज के हैं या एक टाइप के स्पीसीज के हैं, तो वहां पे फ्यूजन हो सकता है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे इन पर्टिकुलर वेस्कुलर टिश्यू यानी वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट्स की, जहां पे बताया गया कि इनके पर्टिकुलर जो प्लांट होते हैं इसमें दो टाइप की लीफ पाई जाती है, यानी इट हैविंग टू टाइप ऑफ लीफ। वन इज माइक्रोफिल्स, another one is macrophyll. Macrophyll means the leaf structure is small and the macrophyll means the leaf structure in broad in size। यानी हमारे दो टाइप के पर्टिकुलर टू टाइप के स्ट्रक्चर, जहां पे लीफ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको माइक्रो और मैक्रोफिल्स दिया गया। यानी जब लीफ का स्ट्रक्चर छोटा यानी स्मॉल है तो वो हमारा क्या है, माइक्रोफिल्स, और जब लीफ का स्ट्रक्चर ब्रॉड है तो वो क्या कहलाएगा, मैक्रोफिल्स कहलाएगा। जिसमें देखा जाता है कि द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, यानी स्पोरोफिल्स जो होंगे यानी जो पर्टिकुलर स्पोर्स को कैरी करते हैं वो स्पोरेंजिया में अवेलेबल होते हैं, जो कि लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिनको कहा जाता है स्पोरोफिल। और कुछ अदर केसेस में ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेरिडोफाइट्स का कोन मेरे पास घर में अवेलेबल है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल आपको दिखाऊंगा कि टेरिडोफाइट्स का कोन आप देखेंगे तो जस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे आउटर कवरिंग पे उनके अपेंडेजेस निकले होते हैं। ये पूरे साइड होता है हर जगह पे। ये हमारा कोन्स कहलाता है या स्ट्रॉबेली कहलाता है। इसका जो नाम है कोन्स या स्ट्रॉबेली कहा जाता है, जो कि पर्टिकुलर स्पोरेंजिया से मियोसिस सेल डिवीजन के रिजल्टेंट उनके मदर सेल से क्या होता है, फॉर्म होता है, और आगे चल के यही जर्मिनेट करके एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, इजिली फॉर्मेशन करता है। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको कल दिखाऊंगा, मेरे पास है इसका कोन्स। पर्टिकुलर एक हिल स्टेशन पे गए थे जहाँ पे हमको ये मिल गया था, तो हम उठा लेते हैं। आप लोग भी जब हिल स्टेशन जाइए तो आपको इजिली ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेरिडोफाइट्स के प्लांट में देखा गया कि स्टेम्स की जो थिकनेस होती है एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स काफी ज्यादा डेवलप होती है। रूट्स की जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ द सॉइल नहीं रहती, लेकिन तब भी नियर अबाउट 15 to 20 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल अवेलेबल होती है, यानी 1 to 2 सेंटीमीटर डेप्थ में सॉइल के अवेलेबल। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट अब देखे जा रहे हैं कि जहां पे उनकी रूट की जो डेप्थ है वो जनरली क्या हो रही है, नियर अबाउट 2 to 3 मीटर की डेप्थ में अवेलेबल हो जा रहा है। अब इसमें देखा जाए कि अगर हम यहाँ पे देखें कि इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कभी भी इनके वेजिटेटिव पार्ट को ब्रेक करके कट करके किसी न किसी प्लेस पे लगा के हम क्या कर सकते हैं, इजिली हम ग्रो करा सकते हैं। क्लोरोफिलस कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी क्लोरोफिल कंसिस्ट करते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। और अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जहाँ पे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण इनके जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफर होता है। अगर देखा जाए जनरली तो इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि प्लांट में जो अवेलेबल है, जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडिया, लेकिन यहाँ पे कहा जाएगा एंथ्रोजॉइड्स, और पर्टिकुलर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि आर्चिगोनिया कहलाता है, जो कि जनरली देखा जाता है कि एंथ्रोजॉइड्स वाटर में अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे उनमें स्पोर्स को ट्रांसमिट होने के लिए ट्रांसफर होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन आर्चिगोनिया को वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है क्योंकि वो पर्टिकुलर एक्चुअल में वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन जब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के रिजल्टेंट वहां पे एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, और यही मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर आगे चल के डेवलप करके एक पर्टिकुलर हमारे नए टेरिडोफाइट्स प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। जहां पे देखा जाता है कि जो हमारे स्पोर्स हैं वो होमोस्पोर्स भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोर्स भी हो सकते हैं। होमोस्पोर्स का मीन्स क्या है, होमोस्पोर्स का मीन्स होता है कि व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स आर सेम, यानी होमो मीन्स सेम, स्पोर मीन्स उनका स्पोर स्ट्रक्चर। होमोस्पोरस कंडीशन में दोनों स्पोर का स्ट्रक्चर यानी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया से प्रोड्यूस जो स्पोर्स होंगे दोनों के स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हेट्रोस्पोरस कंडीशन में एक हमारा माइक्रो इन स्ट्रक्चर होगा, दूसरा हमारा मैक्रो इन स्ट्रक्चर, यानी एक स्मॉल दूसरा हमारा लार्ज इन स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहेंगे। यहाँ पे देखा जाता है कि जाइगोट बना, लेकिन धीरे धीरे ये पर्टिकुलर फ्लावर के स्ट्रक्चर को कैरी करना चाहते हैं, लेकिन ये लीफ स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं, अपने आप को एंड कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे सीड हैबिटेट का इवोल्यूशन यानी उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और आगे चल के जब हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जब हम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पढ़ेंगे तो वहां वेल डेवलप्ड सीड की अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन वो सीड कभी भी सीड कवर कंसिस्ट न कर पाने के कारण से एक फ्रूट और
या वेल डेवलप फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। अगर आप सीड को देखो तो मोनोकॉटिलीडॉन और डाइकॉटिलीडॉन सीड के बारे में आपने पढ़ा होगा किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, कि जैसे मैंगो का ट्री कैसा होता है, पढ़ा है? मैंगो आपका डाइकॉटिलीडॉन है, राइस हमारा मोनोकॉटिलीडॉन्स है, व्हीट हमारा डाइकॉटिलीडॉन्स है, मस्टर्ड हमारा डाइकॉटिलीडॉन्स है। यानी जब हम उसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकें, ग्राम्स हमारे क्या होते हैं, डाइकॉटिलीडॉन्स होते हैं, यानी जितने भी हमारे पल्सेस होते हैं वो डाइकॉटिलीडनस होते हैं, जिसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहां तक आज कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल हम लोग इसके आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कंप्लीट करेंगे। और संडे को यानी कल सैटरडे और संडे को हम आपका चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव टेस्ट करेंगे, ठीक? गुड डे एवरीवन।